जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र या स्थापत्य वेद, इसके पाठ्यक्रम का अध्ययन चल रहा है और इस क्रम में अब 14वां पाठ 14th लेसन आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम वास्तु का स्कोप देखेंगे, उसका क्षेत्र देखेंगे और ये रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम के अंतर्गत जानने समझने का प्रयास करेंगे कि कितना रिच आर्किटेक्चर, कितना समृद्ध स्थापत्य वेद या वास्तुकला अपने पास उपलब्ध है। साथ ही साथ अपन यह भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि एक कुशल वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक जो स्थपति है, स्थापत्य वेद में जो एक्सपर्ट पर्सन है, उसको वास्तु के कितने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। ये जो अपने पास एक ग्रंथ है 10वीं शताब्दी का, राजा भोज द्वारा रचित, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। उसी के आसपास के समय में एक और ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है अपराजित प्रच्छा। अपराजित प्रच्छा। विश्वकर्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। और जब सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ जो राजा भोज द्वारा रचित है, उसको जब आप स्टडी करोगे तो पहला अध्याय है महासमागमन, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय है प्रश्न वर्ग। तो विश्वकर्मा जी के जो 4 पुत्र हैं वो इकट्ठा होते हैं। उसमें पहले कहानी है, पहले अध्याय में, कि वो जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, पृथ्वी वहाँ पहुँच गई है, पीछे पीछे राजा पृथु भी गए हैं और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने कहा है कि भाई पृथ्वी पर बसाहट करना है और ये जो पृथ्वी है ये बगैर दुहाए ही आपके शरण में आ गई है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, ये पृथ्वी का दोहन जितनी आवश्यकता हो उतना करना। और फिर विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहते हैं कि आप जो है राजा पृथु की सहायता करें। फिर विश्वकर्मा जी अपने 4 पुत्रों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। तो एक एक पुत्र जो प्रश्न करते हैं विश्वकर्मा जी से, उससे हमें 2-3 बातों का ज्ञान होता है। एक तो ये 4 पुत्रों ने प्रश्न किए, जय ने, विजय ने, सिद्धार्थ ने, अपराजित ने, और 4 ग्रंथों की रचना, जया प्रच्छा, अपराजित प्रच्छा, सम्रांगण सूत्रधार, ये आदि ग्रंथ बने। तो इसमें जो प्रश्न करते हैं पुत्र विश्वकर्मा जी के, विश्वकर्मा जी से जो प्रश्न करते हैं उनका उत्तर पूरे ग्रंथ में विश्वकर्मा जी आगे देंगे। तो एक कुशल वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, कितने विषयों का ज्ञान होता है तो वो कुशल वास्तुशास्त्री बन सकता है, इसको विस्तार से यहाँ बताया गया। तो यदि अपन केवल इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लें, 300 प्रश्न है अप्रॉक्सीमेटली, तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तु कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। और दूसरा, एक कुशल वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि ये अत्यंत आवश्यक है। केवल वो एक कक्ष की या प्लॉट की प्लानिंग कर ली और वास्तु पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बताया है कि एक कुशल वास्तुशास्त्री को कितने विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी अपन इसको क्रमशः देखेंगे और किन किन विधाओं का सीधा संबंध वास्तुशास्त्र से है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से जब अपन कोई लेसन बनाते हैं, लेक्चर बनाते हैं, पाठ बनाते हैं, तो उसके प्रारंभ में इंट्रोडक्शन कह लो, चाहे पिछले पाठ की पुनरावृत्ति कह लो, उसको कहते हैं। फिर आज के पाठ में क्या अध्ययन करेंगे उसका इंडेक्स होता है, कंटेंट होता है, टेबल होता है, सारणी होती है। उसके बाद पाठ को पढ़ते हैं और अंत में सारांश और पाठांत प्रश्न
इसका विधान सामान्य रूप से रखा गया है। तो यदि इस कोर्स को, पाठ्यक्रम को, ये लेसन्स को अपन एक सीरीज़ के रूप में जो बना रहे हैं, जब इसको कोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है या अपने पास लिख कर रखना है, पाठांत प्रश्न के उत्तर। तो सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर जब अपन स्थापत्य वेद या वास्तु का स्कोप देखना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अध्यात्म विद्या के बारे में वर्णन मिलता है, पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही। वहीं अपने को गुरु शिष्य परंपरा है। उसके बाद पूरी ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे जो सब कुछ एक ही था वो कैसे अनेक में व्यक्त हुआ, उसका वर्णन है। फिर सृजन यानी क्रिएशन की एक परंपरा है। फिर तत्व में सांख्य तत्व की दृष्टि से या अन्य तत्व की दृष्टि से कैसे वो 23, 25, 36 तत्व हैं, उसका वर्णन है। फिर माया और प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, ये कैसे माया की उत्पत्ति हुई, फिर कैसे एक से अनेक बने, इसका अपने को वर्णन मिलता है। यहाँ से ग्रंथों का आरंभ हुआ। ये जितने भी ग्रंथ हैं सब में क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद पूरी पृथ्वी का वर्णन है, कैसा भूगोल है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये ग्रंथ 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतवर्ष जो है वो धनुषाकार है, धनुष के आकार का है, 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो किस प्रकार से उन लोगों ने उस समय ये सारी विद्या, चाहे उसको टोपोग्राफी कहो चाहे सर्वे कहो, कैसे डेवलप किया होगा। और इसी में आपको माप की इकाई भी मिलेगी कि कैसे वो कार डस्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर वो रथ दूली के बाद टिप ऑफ द हेयर है, फिर वो बालाग्र है यानी लिक्षा है, यूका है, कितनी छोटी छोटी इकाइयों का वर्णन उस समय किया गया है। जब आप उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हजारों हजार वर्ष पहले कितनी उन्नत सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अपने पास अवेलेबल था। उसी में फिर आगे देखते हैं तो एस्ट्रोनॉमी है, डिफरेंट प्लैनेट, कॉन्स्टलेशंस, उनका मूवमेंट, उनकी स्पीड, उसका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। फिर समाजशास्त्र का अपने को उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कितने वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं, कैसे कैसे लोग हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर भूमि कितने प्रकार की है, मिट्टी कितने प्रकार की है, नगर नियोजन कैसे करना, राजधानी कैसे बनाना, कितने प्रकार के राजा होते हैं। उसके बाद दुर्ग का विधान है, इंद्रध्वज का विधान है, उसमें वनस्पति है, लकड़ी है, पेड़ है, पौधे हैं। ये सारा वर्णन अपने को वास्तु के इस ग्रंथ में, सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। अभी इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाले हैं सभी विषय को। उसके बाद निघंटु है, रंग है, मूर्ति है, भोजन है, इन सब के प्रभाव का वर्णन मिलता है। फिर बेडरूम कैसा हो, आनंद भोग विलास के लिए कैसे स्थान बनाया जाए, कैसे उपवन बनाया जाए, उसका वर्णन है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, जल व्यवस्था है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये धार, राजा भोज जो है वो धारा नगरी या धार के राजा हैं और वहीं पर मांडव शहर है, मांडव, और वहाँ ये अभी भी जो वहाँ स्ट्रक्चर हैं, महल हैं, किले हैं, उनमें ये सारी व्यवस्था देखी जा सकती है कि कैसे वहाँ जहाज महल है, हिंडोला महल है, कैसे वहाँ रानी रूपमती का किला है। ये सब राजा भोज के समय पर है। इसमें बहुत अधिक अभी शोध की भी आवश्यकता है। तो जैसा वर्णन यहाँ शास्त्र में किया गया है वैसे स्ट्रक्चर वहाँ बने हुए भी हैं। उसके बाद मटेरियल साइंस है, ओमेन शकुन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, ऊर्जा विज्ञान है, एनाटॉमी, मानव शरीर रचना के समान कैसा प्लॉट, भूखंड या क्षेत्र होता है, उस पर कैसे मर्म होते हैं, कैसे नाड़ी होती है, शिराएँ होती हैं, उसका वर्णन है। कला है, छंद है, अक्षर विज्ञान है, मातृका विज्ञान है, आगम विज्ञान। तो ये सारा अभी अपन ने कंटेंट देखा। अब इसको सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के एक अध्याय, अध्याय 3, उसके माध्यम से केवल 300 प्रश्नों को देखने का हरीडली, थोड़ा जल्दी से अपन एक प्रयास करते हैं कि एक वास्तु के एक्सपर्ट पर्सन को किन किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है।
इससे अपने को वास्तु का स्कोप भी पता लगता है। तो सबसे पहले इस तीसरे अध्याय में, जिसका नाम प्रश्न है या प्रश्न वर्ग है, उसमें गुरु शिष्य की परंपरा मिलती है कि जय जो विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं वो विश्वकर्मा जी से पूछते हैं कि आप हमको बताइए। वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ जोड़कर करते हैं। कैसे करते हैं? गंभीर और मधुर वाणी में करते हैं। तो जो अपनी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें श्रद्धा पहला पक्ष है। क्रिएशन में भी जब आप कभी शास्त्रीय आधार पर सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई तो ये जानेंगे कि श्रद्धा उत्पन्न हुई। आज के समय में श्रद्धा जो है वो कम होकर बुद्धि बड़ी प्रबल हो गई है। इसलिए बहुत सारे जो गड़बड़ियाँ, चाहे शैक्षणिक जगत में कहो, चाहे फील्ड में कहो, प्रायोगिक जगत में कहो, एक आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है, तो जब आर्किटेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई तो कहा उसमें शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शीलवान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। तो यहाँ हमको गुरु शिष्य परंपरा का एक झलक दिखाई देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हे प्रभु, पिताजी से कह रहे हैं, उनके विश्वकर्मा जी से कह रहे हैं वो, जय, कि आप ज्ञान के सागर हैं और आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपकी सहायता करें इस कार्य में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और शास्त्र का उद्देश्य बताया कि लोक और प्रजा की भले के लिए ये शास्त्र जो है कैसा है, वो अप्रमेय है, बहुत कठिन है। और आप जो हैं वो अधिकारी हैं, आप जानते हैं, तो आप हमको इसका ज्ञान दीजिए, ये हमें बताइए। और अब देखो कि कैसे एक शिष्य ज्ञानवान होता है और उसको कितना ज्ञान है वो अपने सामने पहले उपस्थित कर रहा है। वो कह रहे हैं कि देखो, जब सब कुछ एक ही था तो कैसे उसमें से महाभूत उत्पन्न हुए, कैसे उससे नक्षत्र चक्र जो है, पूरे जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो उत्पन्न हुए, ये आप हमको बताओ। उसके पश्चात वे प्रश्न करते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसका आकार क्या है, इसका आधार क्या है, इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसकी सरकमफ्रेंस क्या है। अब ये जब पाई जो होता है 3.14 जो अपन लोग जानते हैं, 22/7, 22/7, ये पाई की कल्पना के बगैर पृथ्वी की जो सरकमफ्रेंस है वो नहीं निकाली जा सकती। तो उस समय हजारों हजार वर्ष पहले अपने पास ये पाई का जो मेजरमेंट है, ज्ञान है, वो उपलब्ध था। उसके बाद बताया है कि कैसे इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग पहाड़ हैं, कैसे कैसे लोग यानी राष्ट्र रहते हैं, कितने द्वीप हैं, कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र हैं। अब किस प्रकार की उनकी विधि रही होगी हजारों हजार वर्ष पहले, जो वो सारा जानते थे। इसीलिए जब अपन कहते हैं कि ये विद्या जो है ये अपनी सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है और सार्वकालिक है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि सारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसको ध्यान में रखकर अपन वास्तु करते हैं या बताते हैं या देखते हैं। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है कि सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, उनकी गति क्या है, उनकी आपस में दूरी क्या है, और पूरा का पूरा ये जो चक्र है ये कैसे घूमता है, कैसे अपनी स्थिति को धारण करता है, कैसे रोटेट होता है, वो वर्णन है। फिर समाजशास्त्र की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से कि कैसे कैसे वर्ण व्यवस्था है, लोकाचार है, राजा है, वर्णी है, ये पूरा वर्णन समाजशास्त्र की दृष्टि से अपने को प्राप्त होता है। फिर ग्रंथों में 8 प्रकार के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो राजधानी कैसे बनाना, दुर्ग कैसे बनाना, कैसे वो अजय हो, और मॉडर्न आर्किटेक्चर से बहुत एडवांस लेवल पर जाकर ये आकार की बात करते हैं। कौन कौन से आकार हैं जो शुभ हैं, उन शुभ आकार में ही टाउन प्लानिंग करना चाहिए, उसके क्या शुभ परिणाम होते हैं उसको बताया है। और कौन कौन से आकार कह लो, शेप्स कह लो, वो अशुभ होते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम है, इस प्रकार का पूरा वर्णन अपने को यहाँ सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद
टाउन प्लानिंग कैसे करना, नगर नियोजन कैसे करना, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन है। उसमें जो नगर की सीमा पर जो दीवार बनाएंगे कैसे बनाएंगे, खाई कैसी होगी, अलग अलग लेयर, सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिच कह लो, मोट कह लो, खाई कह लो, परिखा कह लो, वो कैसे बनाना, एंट्रेंस के गेट कैसे बनाना, और पूरे परकोटे में कैसे उसको वॉल को, दीवार को बनाना, उसका वर्णन मिलता है। उसके पश्चात रोड नेटवर्क्स हैं, अलग अलग प्रतोली है, निर्गम द्वार हैं, स्क्वायर्स, चौराहे हैं, और रोड नेटवर्क। उसके पहले बताया कि भूमि कितने प्रकार की होती है, नगर नियोजन कैसे करना, ये उसके पहले है। फिर कौन कौन सी मिट्टी जो है वो नगर निर्माण के लिए उपयुक्त होती है, उसमें जो अपनी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उसके आधार पर कैसे भूमि चयन करना, कैसे सॉइल की टेस्टिंग करना, रूप के आकार पर, रस के आकार पर, गंध के आकार पर, कैसे उसमें कोडिफाइड तरीके से भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताए हैं, भूमि के स्वाद के माध्यम से वो स्वाद के गुण बताए हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को सम्रांगण सूत्रधार में प्राप्त होता है। उसके बाद बड़े नगर हैं, ग्राम है, खेत है, उसका वर्णन है। फिर नगर के अंदर किन किन प्रकार के द्रव्यों को, पदार्थों को स्टोर करके रखना चाहिए, और एक ध्वज बनाते हैं, उसको इंद्रध्वज कहते हैं, और वर्ष में एक बार उसको पूरे नगर में घुमाते हैं। तो किस लकड़ी का हो, कैसा बना हो, पूरा ये विधान उसका कैसे महोत्सव करना, वो अपने को प्राप्त होता है। उसके पश्चात आइकॉनोग्राफी से रिलेटेड है, कैसे वो देवी देवता होते हैं, उनकी प्रतिमा होती है, किस जगह किस प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, वह किस देवी देवता की स्थापना करना। तो यहाँ सांकेतिक रूप से अपने को रंग और प्रतिमा विज्ञान, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। फिर देवताओं के या ऊर्जाओं के जो गुण धर्म हैं वो किस प्रकार वाहन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, रंग के माध्यम, रूप, आभूषण, वस्त्र, आयु, वेश, ध्वज के माध्यम से प्राप्त होते हैं, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। उसके पश्चात जो राजा है, जो ब्राह्मण आदि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, उनके घरों के मेजरमेंट्स दिए हैं कि उनके घरों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि क्या रखना चाहिए। शास्त्र को जब अपन स्टडी करते हैं तो अपने को मालूम होता है कि लंबाई चौड़ाई के अनुपात के माध्यम से किस प्रकार शांतिक, पौष्टिक, जयद, अद्भुत और सर्वकामिक घरों का निर्माण किया जा सकता है। उसके पश्चात आनंद के लिए, भोग विलास के लिए किस प्रकार से अलग अलग कक्षों को बनाना, श्लोक क्रमांक 23 में उसका वर्णन है। इस अध्याय में लगभग 53 श्लोक हैं, 53, और उसमें अपने को पूरे वास्तु में किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए इसको बताया गया। तो कहाँ से आरंभ किया? सृष्टि निर्माण से आरंभ किया। उसके बाद क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, पहले उसकी चर्चा हुई, फिर अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की चर्चा हुई, फिर पृथ्वी पे अलग अलग द्वीप, अलग अलग वर्ष, राष्ट्र, उसकी चर्चा हुई, फिर भारतवर्ष के बारे में बताया, फिर यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया, फिर राजा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, टाउन प्लानिंग है, इनके लोगों के घर कैसे बनाना उसके बारे में अपने को बताया। उसी में आगे बताते हैं कि शयन कक्ष कैसा हो, प्रेक्षागृह कैसा हो, क्रीड़ा गृह कैसा हो, झूला कैसा बनवाना चाहिए, अरिष्ट गृह, अंतःपुर, ये सब किस प्रकार बनवाना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन है। पक्षी के बैठने का स्थान, नक्काशी, कार्विंग, निर्योग, इसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद वापी, जलाशय, कूप, तड़ाग, उसका डिस्क्रिप्शन है। बाग, बगीचे, उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो किस प्रकार होंगे, उसमें कौन कौन से वृक्ष होंगे। उसके पश्चात सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को कैसे नापना, फिर मान, उन्मान, क्रिया, आयाम, पदार्थ, आकृति, इसका डिस्क्रिप्शन है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो इंटरकास्ट होते हैं, इंटरकास्ट पर्सन्स होते हैं, उनके घर कैसे बनाना। फिर अलग अलग व्यापार व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके घर कहाँ बनवाना, कैसे बनवाना। उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है, नालियों का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है मटेरियल का, और किस पदार्थ से किस पदार्थ को मिलाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन है। जो मटेरियल होता है उसमें किस मटेरियल में कौन सा मटेरियल मिक्स करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके पश्चात आगे जाते हैं तो ईंट का वर्णन है, ईंट को पकाने की विधि है, उसकी मिट्टी की विधि है, उसके परीक्षण की विधि है। ऐसा सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद वृक्ष, उनकी कैटेगरी, कौन कौन से वृक्ष की लकड़ी स्तंभ के लिए, कॉलम के लिए, किसकी बीम के लिए, किसकी प्रतिमा विज्ञान के लिए। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन वृक्षों के बारे में है। उसमें कौन सा जीव रहता है, किस प्रकार काटना चाहिए, किधर वो वृक्ष गिरता है तो उसका क्या शुभाशुभ परिणाम होता है, ये सारा वर्णन अपने को प्राप्त होता है। उसके पश्चात डिस्क्रिप्शन है भूमि के अंदर जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट है प्लॉट में, उसको कैसे ढूंढना, कैसे निकालना, कैसे भूमि को शुद्ध करना, फिर किस प्रकार से सूत्र और अधिवासन करना, फिर मुख्य खंबा कह लो, स्तंभ कह लो, उसको किस प्रकार लगाना, शिलान्यास की क्या विधि है, कमरे और बरामदे किस प्रकार बनाए जाएं उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर वॉल थिकनेस की बात है, फिर प्लिंथ हाइट की बात है कि इसके मेजरमेंट क्या होंगे, और किस वर्ण के लिए, किस व्यक्ति के लिए जो पीठ है उसकी क्या हाइट होती है उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद स्तंभ का वर्णन है, फिर बीम का वर्णन है। इस प्रकार से भवन के जो अलग अलग अंग हैं उन अंगों का वर्णन है, और किस प्रकार उनके मेजरमेंट होंगे, डायमेंशंस होंगे, हाइट होगी, लेंथ विड्थ के प्रोपोर्शंस हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ सम्रांगण सूत्रधार के इस तीसरे अध्याय में जय जो हैं वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करते हैं उसके रूप में अपने को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जब बीम के बाद ऊपर चलते हैं तो किस प्रकार से वो तुला उपतुला का वर्णन है, और किस प्रकार से स्लैब डालना, छत डालना, उसको छादन विधि कहते हैं, उसका वर्णन है। लूपाओं का वर्णन है और शिखर का वर्णन है। इस प्रकार से ये भवन जब अपना लगभग कंप्लीट होने लगता है तो कौन कौन से अंग से क्या क्या अपने को उनके मेजरमेंट डायमेंशंस हैं उसका वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद जो वास्तु पुरुष है उसका डिस्क्रिप्शन है, 16 पद, 64 पद, 81 पद, 100 पद वास्तु, और कैसे उसमें नाड़ी, शिरा और वंश, उस वास्तु शरीर के, वास्तु पुरुष का जो शरीर है उसमें कैसे कैसे नाड़ियाँ हैं, शिराएँ हैं, वंश हैं, मर्म हैं, और कौन कौन से जो उसके अंग हैं वहाँ पर स्तंभ है इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए, और यदि बनवाते हैं तो बनवाने की क्या वो दुष्परिणाम होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद स्वप्न विधि है, दूत है, राजा के भवन में किस प्रकार इंटीरियर डेकोरेशन करना, कैसा कैसा शुभ है, कौन कौन सा अशुभ है, उसका वर्णन अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद फिर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, हस्त है जो माप की इकाई है, बलि विधि है, गृह प्रवेश विधि है, और अशुभ जो घर हो जाता है कैसे कैसे उसमें दोष होते हैं, ग्रह दोष, उसका निरूपण है। और उसके पश्चात उन दोषों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है उसको बताया गया अपने यहाँ पर। तो इस प्रकार से वो जय जो हैं वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करते हैं, और तीसरे अध्याय के उपरांत चौथे अध्याय से विश्वकर्मा जी क्रमशः उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इससे अपने को आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने जो देखने का, समझने का प्रयास किया कि वास्तु का स्कोप कितना है, वास्तु का क्षेत्र कितना है, वास्तु से कौन कौन सी विधाएं जुड़ी हुई हैं सीधी सीधी, और एक वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देखा समझा जाना। और अपन ने ये देखा कि ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से स्टार्ट हुआ, और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशंस, अर्थ, उस पर अलग अलग पहाड़, द्वीप, ये सब अपन ने देखा। और फिर उसके बाद वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा
और नगर नियोजन को समझा, और उसके बाद कैसे एक एक घर की प्लानिंग करना, वर्ण के अनुसार यज्ञ आदि की प्लानिंग करना, वनस्पतियों को देखा, वृक्ष को देखा, टाउन प्लानिंग को देखा, ये सारे विषयों को देखा, और बाद में ये देखा समझा कि घर में कौन कौन से दोष हो सकते हैं ग्रह दोष निरूपण के अंतर्गत, और गृह शांति कर्म के अंतर्गत उन दोषों को दूर करने का उपाय क्या है। तो आज इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में थोड़ा और अलग दृष्टि से इसी विषय को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि कितना समृद्ध साहित्य अपने पास उपलब्ध है। आज हमने सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के आधार पर इसको देखा। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।